नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इतिहास की इस कक्षा में पिछली इतिहास की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने चौहान वंश के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जित की और उन जानकारियों से कहीं न कहीं परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं और आने की तमाम संभावनाएं रहती है। और अंत में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी कक्षा संपन्न की, और वह कौन सा था? चौहानों की शाखाएं। जब चौहानों की शाखाओं की बात की जाएगी तो मैं एक बार इसे पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही है। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी पुनः रिवीजन कर देता हूँ। आपको याद रख लेना है, चौहान वंश की बात करेंगे अपन। किस वंश की बात? चौहान वंश की। तो चौहान वंश में सबसे पहली जो शाखा है, ये जो चौहान कहाँ के होंगे? सांबर के चौहान। कहाँ के चौहान भाई? सांबर के चौहान। और सांबर के चौहानों की भी यहाँ से कितनी शाखा हो जाएगी? दो। एक तो इधर मैंने की थी अजमेर वाली, एक नाडोल वाली। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? अजमेर। ये देखो अजमेर, तो ये अजमेर के क्या हुए? चौहान हुए। और एक मैंने आप लोगों को बताया था नाडोल के चौहान। इसके नाडोल के, और नाडोल कहाँ पर है? पाली में। तो ये वाली बात भी अपनी हो गई। अब एक चीज हमें ये भी याद करनी है साथ में कि अजमेर के चौहानों से एक शाखा और निकलती है। वह कौन सी है? रणथंभौर की। कौन सी है? रणथंभौर की। मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ साथियों, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्रश्न कूट से भी आता है, कैसे भी आता है, मैं आपको बताता हूँ। रणथंभौर की, और रणथंभौर की यहाँ अंतिम शाखा है। और इधर नाडोल के ये जो शाखा है, ये तीन शाखा यहाँ से निकलती है। एक तो हमने बात की थी कौन सी? जालौर की शाखा। कौन सी शाखा? जालौर की। और जालौर के बाद हमने जो किया था आपको याद होगा, एक हमने किया था सिरोही, और एक हमने कौन सा किया था? सिरोही। और सिरोही के बाद हमने जो की शाखा की थी वो थी कौन सी? हाड़ौती की। कौन सी शाखा? हाड़ौती की शाखा। तो अब आप लोगों को ये याद रख लेना है, ये इतनी शाखा थी। कहने का मतलब चौहान की मूल शाखा सांबर। सांबर से कितने भागों में बंट गई? दो। एक तो अजमेर, एक कौन सी? नाडोल। और अजमेर की जो चौहान थे उनमें से एक शाखा निकली, जिसका नाम क्या? रणथंभौर। और इधर नाडोल के तीन शाखा में बदल गया, जालौर, सिरोही, हाड़ौती। तो सबसे पहले आपको याद होगा चौहानों का संस्थापक है वो कौन है? यानी सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान है। उसके बाद अजमेर का मैंने आपको बता दिया अजयराज है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ये जो रणथंभौर शाखा है, अपन यहाँ बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। अजमेर के चौहान पढ़ेंगे तब। तो उसी का पुत्र है जिसका नाम है गोविंद देव चौहान। कौन है? गोविंद देव चौहान। ठीक है, और इधर हमें नाडोल की बात करेंगे। तो नाडोल का जो व्यक्ति है, जो संस्थापक है, वो है लक्ष्मण देव या लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और इधर है जालौर का जो संस्थापक है चौहानों का, उसका नाम है कीर्तिपाल ना। कीर्तु एक महान राजा उपाधि है। इसकी आगे बात करेंगे अपन। सिरोही की बात करेंगे तो साथियों लुम्बा है। यहाँ कौन है? लुम्बा है। और हाड़ौती की बात करेंगे तो देवन सिंह हाड़ा। देवन सिंह। अब देख लो, इन्हीं में भी आपको मैंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई थी कि ये जो चौहान है जालौर वाले, यहाँ नाडौल के तीनों चौहानों की अलग अलग शाखाएं हैं। तीनों चौहानों की जालौर वाले कौन से थे? सोनगरा चौहान। कौन से कहलाते थे? सोनगरा चौहान। और ये जो लुम्बा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये कौन से चौहान थे। देखो दो है ना, और चौहानों की शाखा मैंने बताई थी। तो ये थे देवड़ा चौहान, और ये कौन से थे? हाड़ा। इन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती। हाड़ा चौहान। ये आप लोगों को पूरा फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए। यहाँ से असंख्य प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव। दूसरा बनता है चौहानों का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। तीसरा बनता है अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो अजयराज। चौथा प्रश्न यहीं से बनेगा रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो गोविंद देव। पांचवा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव। चौथा प्रश्न यहीं से बनता है कि नाडोल के चौहानों की शाखा कितने भागों में बंटी? 3 में। फिर मैंने बताया कि जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। और ये चौहान कौन से थे? सोनगरा चौहान। चौथा देखो यहाँ एक में 3 प्रश्न है, प्रश्नों के भंडार है। ठीक है,
ये सिरोही का कौन लुम्बा संस्थापक है चौहानों का, और उनका देवड़ा चौहान यहाँ शासन करते थे, देवड़ा चौहान है। और हाड़ौती का संस्थापक कौन है, देवेंद्र सिंह हाड़ा। और यहाँ कौन से चौहान हो गए, हाड़ा चौहान। इन्हीं के नाम से ही क्या पड़ा, हाड़ौती क्षेत्र का नाम पड़ा। तो ये आप लोग याद कर लेना। आजकल आधुनिक पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न चेंज हो जाते हैं। अब पहले तो सीधा पूछा जाता है इसके संस्थापक कौन है। अब एक तरफ तो ये नाम लिखे मिलते हैं और एक तरफ उनके संस्थापकों के नाम, एक तरफ इन क्षेत्रों के नाम पूछा जाता है। इनको मिलाइए और मिला करके कूट का क्या करें, चयन करें। 1 2 3 4 2 3 4 1 इस प्रकार आता है। तो वो भी आप पैटर्न ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये मैंने कल की जो बात दोबारा बताई है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बताई है। अब अपन आज बात करते हैं सबसे पहले एक शाखा की, चौहानों की। तो सबसे पहले तो अपन मूल जगह से ही चलेंगे, और वह कौन सी है, मूल स्थान आपने पढ़ रखा है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी पढ़ा है आपने। तो अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों सांबर के चौहानों की। सांबर के चौहान। अब अगर मैं यहाँ ये भी लिख देता अजमेर के चौहान तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसी सांबर के चौहानों के अंदर से पता नहीं कब निकल जाएगी, अभी बात करेंगे अपन। तो वो जो अपनी शाखा है वो कौन सी निकल जाएगी, अजमेर की, ठीक है। तो अभी अपन इसी में से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कहां से, सांबर के चौहानों से। 1 नंबर शासक से ही शुरू कर देता हूं। चौहानों के शासक शुरू हो गए हैं, और इस व्यक्ति का नाम क्या है, वासुदेव चौहान। कौन है, वासुदेव। ध्यान देना भाई, पहला व्यक्ति का नाम मैंने क्या बताया है, वासुदेव। और वासुदेव चौहान की जब भी बात की जाएगी तो एक बात इस चीज को आपको याद करना होगा। ये मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये झील है अपनी, कौन सी झील है, सांबर झील। ध्यान से सुन ले भाई, कौन सी झील है, सांबर झील। और मैंने बताया था इसका ये जो क्षेत्र है कौन सा है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम, यानी आसपास का क्षेत्र सपाद लक्स। क्या नाम है, सपाद लक्स, ठीक है। ये सपाद लक्स है। और मैंने आपको बताया ये जो सपाद लक्स क्षेत्र है इसी की राजधानी की बात की जाएगी तो वो है अही छत्रपुर। कौन सी राजधानी है, अही छत्रपुर। और ये अही छत्रपुर वर्तमान में कौन है, नागौर। वर्तमान में जो नागौर क्षेत्र है वही अही छत्रपुर है। तो पूछा जा सकता है नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अही छत्रपुर। और सांबर का प्राचीन नाम क्या है, सपादलक्स। सपादलक्स क्षेत्र था, इस क्षेत्र की राजधानी कौन सी है, अही छत्रपुर है। सांबर झील है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात बताता है, ये सारी जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है, और उस अभिलेख का नाम क्या है, बिजोलिया शिलालेख। एक शिलालेख है, और वो शिलालेख कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 1170 भीलवाड़ा का शिलालेख है। ये अपन इसकी भी बात कर चुके हैं। तो इससे जानकारी मिलती है कि देखो, अब आते हैं, इतनी बात करने के बाद बताता हूँ 551। देखो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा चौहान वंश की स्थापना कहाँ की जाती है, सांबर झील के पास। तो याद रख लेना, चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, 551 में। किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा। और इस झील का प्रवर्तक भी यही माना जाता है। तो सांबर झील का प्रवर्तक भी यही है, सांबर झील का प्रवर्तक का मतलब बनाने वाला। तो वैसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब एक और अच्छी बात आती है, जब इसने चौहानों की क्या की स्थापना, तो ये चौहानों का क्या होगा, संस्थापक। और मूल पुरुष भी यही होगा। तो प्रश्न ऐसे आता है, देखो चौहानों का आदि पुरुष, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। आदि पुरुष, कई बार आदि पुरुष किसने, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। मूल पुरुष, बात वही पूछ रहा है लेकिन शब्द चेंज कर दिया इन्होंने। मूल पुरुष, क्या बात पूछ ली, मूल पुरुष की। और कई बार ये लिखा मिल जाता है कि चौहानों का संस्थापक कौन है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, वासुदेव चौहान। साथियों मैं एक बार इस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुन ले। वासुदेव चौहान ने 551, देखो 551 में क्यों किया, देखो आपको मैं याद करवाता हूँ। जब भी कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमें किसी देवता के क्या चढ़ाना पड़ता है, प्रसाद, ठीक है। सुनोगे थे सारा, सुनो। बात आया कि आपा यहाँ का जगह देवता नापा प्रसाद चढ़ाओ, कितना रुपया चढ़ाओ, 51 रुपया, ठीक है।
तो बुढ़ा आदमी यहाँ पे तो 51 रुपया चढ़ा देता पहली पुरानिया, लेकिन अब देवता राज्य को नहीं है 51 रुपया तो कितना को चढ़ाना पड़ा है 551 को, कितना को 551 को। तो याद रहे जैसे देखो वासुदेव कृष्ण भगवान का नाम है, तो कृष्ण भगवान के कितने का प्रसाद चढ़ाएंगे 551। तो 551 में चौहानों की क्या हुई है स्थापना हुई है। इसी समय सांबर झील का क्या किया गया है निर्माण किया गया है। प्रवर्तक है ये कौन वासुदेव चौहान, और ये आदि पुरुष है मूल पुरुष है संस्थापक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बिजोलिया शिलालेख कह रहा है, और बिजोलिया शिलालेख कह रहा है सांबर झील के चारों ओर का ये क्षेत्र सपाटलक्स है, राजधानी है इसकी कौन सी छत्रपुर, और वर्तमान में क्या है नागौर है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है। और एक शासक पूरा हो गया अपना, वो कौन सा वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान अपना शासक पूरा हो गया है। इसी प्रकार एक एक को पढ़ेंगे, कोई भी डाउट है हम नहीं रखने वाले हैं। सांबर के चौहान पढ़ रहे हैं। आप देखो इसके बाद कौन शासक हुए उसकी बात करते हैं। अगर अपन 2 नंबर की यहाँ शासक की बात करें तो ये हमें याद रखना है, यहाँ एक शासक आता है दुर्लभ राज, दुर्लभ राज, ध्यान देना दुर्लभ राज एक शासक है। और इस शासक के समय एक बात हमें याद करनी होगी, और वो ये पहली बात तो ध्यान देना, आरंभ में एक बात और अच्छी बता देता हूं, एक बात और अच्छी बताता हूं। आरंभ में चौहान क्या थे, आरंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। आरंभ में चौहान क्या थे प्रतिहारों के क्या थे भाई सामंत थे भाई, ये ध्यान रख लेना। चौहान क्या थे प्रतिहारों के सामंत, ये बात आपको याद रख लेनी है। राजस्थान की सामंती व्यवस्था तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, दुर्लभ राज किसका सामंत था, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है वत्स राज का सामंत था, ये वत्स राज का सामंत, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रथम चौहान शासक जिसके समय मुस्लिम आक्रमण हुआ, ध्यान देना भाई, प्रथम चौहान शासक जिसके समय प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, प्रथम मुस्लिम आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद करनी है, मुस्लिम आक्रमण हुआ। 2 ही बात महत्वपूर्ण है, एक तो क्या ये दुर्लभ राज वत्सराज का क्या था सामंत था, वत्सराज प्रतिहारों में हम पढ़कर आ चुके हैं। और इधर प्रथम चौहान शासक जिसके समय क्या हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ है, ये किसके समय हुआ है दुर्लभ राज। आप ध्यान देना ये नाम तो दुर्लभ है, आपको याद करना है दुर्बल, क्या याद करना है भाई दुर्बल, सुन रहे हो क्या दुर्बल, और दुर्बल पर क्या करेंगे लोग आक्रमण करेंगे, ठीक है ऐसे याद कर ले। देखो नाम तो दुर्लभ, लेकिन आपको कुछ समय के लिए क्या याद करना है दुर्बल, और दुर्बल पर ही सबसे पहले क्या होगा आक्रमण। अरे कमजोर हुए जगह नहीं सारा मारे, तो अब बात समझ गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे ये प्रथम चौहान शासक जिसके ऊपर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण हुआ। अगले पर चलते हैं, यानी एक और शासक की बात करते हैं, 3 नंबर शासक। ध्यान देना भाई, चौहानों के प्रारंभिक शासक पढ़ रहे हैं, अधिकतर किताबें इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन देते हैं, मैं सार दे रहा हूं और आपको ये याद करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे एक शासक की जिसका नाम है गुवक, ध्यान देना भाई, शासक का नाम है गुवक फर्स्ट, शासक का नाम क्या है गुवक फर्स्ट। और अब जब गुवक फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ एक चीज आपको याद करनी है, ये भी किसी का क्या था, ये भी किसी का क्या था, ये जो था मतलब वत्सराज का सामंतीय था। तो वत्सराज से अगला शासक प्रतिहारों का कौन था हम सब जानते हैं, वो कौन था नागभट्ट। नागभट्ट कौन सा था सेकंड था, और नागभट्ट सेकंड का ये क्या था सामंत, नागभट्ट सेकंड का सामंत, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, आपको ये बात भी याद रखनी है, गुवक सेकंड नागभट्ट सेकंड का सामंत था। अब ध्यान देना, ये जो नागभट्ट सेकंड है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है, नागभट्ट सेकंड द्वारा गुवक फर्स्ट को एक उपाधि दी गई, और उस उपाधि का नाम है वीर की उपाधि, मतलब वीर की उपाधि दी गई, वीर की उपाधि। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा है, वीर की उपाधि दी गई किसके द्वारा नागभट्ट सेकंड के द्वारा। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ना, और वह प्रश्न कौन सा बनता है
हर्षनाथ मंदिर का निर्माण? बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गुहक फर्स्ट के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात, मैंने दो बात बताई है। गुहक फर्स्ट द्वारा, नागभट्ट सेकंड का ये क्या है? सामंत है, और इसे वीर की उपाधि नागभट्ट सेकंड ने दी थी। और हर्षनाथ मंदिर का क्या करवाया? निर्माण, जो कि कहां पर है? सब जानते हो कहां पर है? सीकर में है, हर्ष पर्वत पर है। ठीक है, तो अब मैंने दो शासकों की बात की, एक तो दुर्लभ राज की और एक किसकी बात की है? अपने गुहक फर्स्ट की। ठीक है, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब अपन अगले शासक की चर्चा करते हैं जो कि चौहानों के है। अब जब अपन दुर्लभ राज के बाद हमने किसकी बात की? गुहक की। तो अब अगला जो अपना शासक होगा वह कौन सा होगा? ये बात नहीं भूलना कि आरंभ में चौहान किसके भाई सामंत थे? प्रतिहारों के। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। अब अपने अगले 4 नंबर शासक की बात करते हैं, और 4 नंबर जब बात करेंगे अपन तो हम पहुंच गए हैं गुहक के पास, और गुहक से बाद अब बारी आएगी किसकी? चंदन राज की। ध्यान देना भी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चंदन राज, और चंदन राज की बात की जाएगी तो इसकी खुद की तो कोई बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ताकतवर कौन था? यहाँ पर ताकत नारी शक्ति थी, और नारी शक्ति का मतलब इसकी पत्नी जिसका नाम था रुद्राणी। ये इसकी क्या थी भाई? पत्नी थी जिसका नाम क्या था? रुद्राणी। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम मिलता है, वो है आत्म प्रभा। क्या नाम है? आत्म प्रभा। क्या नाम मिलता है? आत्म प्रभा। ये क्या काम करती है भाई? रुद्राणी। अब रुद्राणी से, इससे संबंधित सारा फैक्ट रुद्राणी से संबंधित है, तो रुद्राणी इसका दूसरा नाम मिलता है आत्म प्रभा। ये कौन है? चंदन राज की क्या है? पत्नी है। और ये क्या काम करती थी? बात तो ये ध्यान देने वाली है। ये प्रतिदिन एक काम किया करती थी, वो क्या था? प्रतिदिन 1000 दीपदान करती थी। और ये दीपदान कहां पर करती थी? पुष्कर में। कहां पर करती थी? पुष्कर में। और पुष्कर तुम सब जानते ही हो, पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में पुष्कर झील है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से। तो ये बात पूरी तरह से ध्यान देना। मैंने बताया रुद्राणी, इसी का नाम क्या? आत्म प्रभा। और ये चंदन राज की क्या पत्नी है, और प्रतिदिन ये 1000 क्या करती थी? दीपदान करती थी। अब देखो, हमसे एक भी नहीं होता, ये 1000 करती थी। और एक चीज और बता देता हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो रुद्राणी थी, इसने पुष्कर में एक शिवालय का निर्माण करवाया। पुष्कर में क्या करवाया? शिवालय का निर्माण करवाया। पुष्कर में शिवालय का मतलब हो गया मित्रों, क्या हो गया? शिव जी का मंदिर। शिव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये जिसने करवाया चंदन राज की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? रुद्राणी। एक बात और बता देता हूं, इसके ये जो एक विद्या में प्रवीण थी उसका नाम है योग विद्या। ये योग विद्या में भी क्या थी? प्रवीण थी। और ये ध्यान दे लेना, ये योग विद्या थी उस समय का। आज का जो अपना योग नहीं, ये तांत्रिक विद्या के तहत आती थी, है ना। तो ये तंत्र मंत्र में भी थोड़ी ज्यादा क्या रखते थी? रुचि रखते थे। कई लोग कहता का भूतनी बातनी बनती। ठीक है, तो अब बात है, ध्यान रखा। अब बात कराना आप आगे एक चीज, है ना, एक मैं और यहाँ नोट करवा देना चाहता हूँ आपको, और वह कौन सी चीज है कि ये बात तो हम करके आ चुके हैं, है ना। एक ये ध्यान रख लेना, ये जो दीपदान करती थी 1000 दीप, है ना, तो कहते हैं कि एक रोग था जिस रोग का नाम था काल सर्प रोग, तो उससे ये पीड़ित थी। मतलब इसके एक रोग भी था, उस रोग का नाम क्या था? काल सर्प रोग। ठीक है, काल सर्प रोग से ये क्या थी? पीड़ित थी। इस वजह से कहते हैं ये दीपदान किया करती थी। किसी ज्योतिषी ने इसे बताया हुआ था, तो ध्यान रखना, काल सर्प रोग से ये पीड़ित थी। दोबारा सुन ले, उंगलियों पर जीके कैसे याद किया जाता है वही ध्यान दे। बात किसकी की है हमने यहाँ? चंदन राज की। चंदन राज खुद में दम नहीं होगा तो उसकी पत्नी में दम होगा। पत्नी का नाम क्या है? रुद्राणी। रुद्राणी क्या करती है? 1000 दीपदान करती है। कहाँ करती है? पुष्कर में। पुष्कर में एक शिव जी का क्या बनाती है? मंदिर बना देती है। साथ में ये योग विद्या में भी क्या है? प्रवीण है। साथ में मैंने बताया काल सर्प रोग से ये क्या है? पीड़ित है। इतनी तो बात थी साथियों, और ये मुझे लगता है आपको याद हो गई। अब अपन चंदन राज के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक को करते हैं, और वो भी चौहान वंश के प्रारंभिक शासक पढ़ रहे हैं मित्रों, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा नहीं करते, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है।
और पेपर देखते ही कहते हैं ये तो सिलेबस से बाहर आ गया। अरे सिलेबस पढ़ाई का है, हमने सिलेबस को देखा ही नहीं है, सिलेबस में है क्या। और फिर ये चौहान वंश नाम लिख रखा है, वहां हम सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को एक को पढ़ के चले जाते हैं और ये ढूंढते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय कब हुआ था, है ना। बस ज्यादा से ज्यादा हम क्या है, चंद्रप्रदायी को याद कर लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रप्रदायी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब अपन बात करते हैं एक अगले शासक की, और जो एक और शासक है, और इस शासक का नाम क्या है, विग्रहराज। ध्यान देना भाई, विग्रहराज। और मैं आगे एक चीज लिख रहा हूं, वो मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब है अभी मैंने ये गलत लिख दिया है ना। जब अपन जैसे ही विग्रहराज का नाम आता है जल्दबाजी में हम है ना, हमने रट रखा है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विशलदेव चौहान। ध्यान दे, अभी इस विग्रहराज से पहले ये तो चतुर्थ है, इससे पहले 4 होते हैं, लेकिन फिर भी हम पहले की बात नहीं करेंगे, विग्रहराज द्वितीय की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, द्वितीय की। तो विग्रहराज द्वितीय के समय क्या होता है, मैं आपको बताता हूं महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर भी 956 का जो समय है, 956 ईस्वी में होता क्या है, ये विग्रहराज चौहान है ना, एक क्षेत्र है जिसका नाम है अनिल पाटन। अनहिल पाटन, अनिल पाटन। और पाटन गुजरात में गांव को कहते हैं। तो अनिल पाटन कहाँ का है, गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का ना क्षेत्र है अनिल पाटन के शासक। ध्यान दे, यहाँ का एक शासक था, शासक मूलराज। शासक का नाम क्या है, मूलराज। मूलराज को हराकर, देखो मैं एक श्रृंखला बना रहा हूं, हराकर अपनी कुल देवी आशापुरा, अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर, अपनी कुल देवी आशापुरा का माता का मंदिर कहाँ बनाते हैं, भृगुकुच, उसे कहते हैं भड़ौंच, उसे कहते हैं भरूच, वहां पर ये मंदिर बनाया जाता है। तो ध्यान दे लेना, दोबारा बता देता हूं कि 956 ईस्वी में अनिल पाटन के गुजरात के शासक हैं, अनिल पाटन गुजरात के क्षेत्र के शासक मूलराज, नाम क्या है, मूलराज को ये क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और हराकर क्या है, अपनी कुल देवी, अब मैं ये कह सकता हूं अपनी इस जीत के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये बात आप ध्यान दे लेना, जीत के उपलक्ष्य में अगर मैं ये बात लिख दूं तो भी कोई अतिशोक्ति है नहीं। तो जीत के उपलक्ष्य में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का क्या किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और ये निर्माण करवाया कहाँ जाता है, ये ध्यान देना, क्षेत्र है अपने पास भरूच। कौन सा क्षेत्र है, भरूच। और इसी को क्या कहते हैं, भड़ौंच। क्या कहते हैं, भड़ौंच। और इसे ही क्या कहते हैं, अपन एक नाम और ले सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, भृगुकच। प्राचीन नाम है भृगु, यानी भृगुकच, ठीक है। और अब ये भी ध्यान देना, भृगु एक ऋषि है, उसी के नाम पर है, आप जानते भी होंगे, भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें एक बार क्या इस धरती पर मानव रूप में अवतार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भड़ौंच, भृगुकुच, ये कहाँ का क्षेत्र है, गुजरात का है भाई। ये क्षेत्र कहाँ का है, गुजरात का। गुजरात, और गुजरात में क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान दे लेना, मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ पर, भरूच, भड़ौंच, भृगुकुच में किया गया। कहाँ पर करवाया गया, बात समझ में आ गई। अब दोबारा सुन लो, यहाँ मैंने क्या बात बताई है, किसके बारे में, विग्रहराज सेकंड के बारे में बताई है, 956 ईस्वी। अब इधर बोर्ड पर ना आपने लिख लिया और देख लिया। अब मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो, उंगली पर याद करो, बात क्या थी। अपन विग्रहराज चतुर्थ की न करके विग्रहराज द्वितीय की कर रहे हैं। 956 ईस्वी की बात है। ये क्या करता है, अनिल पाटन गुजरात का क्षेत्र है, वहां के शासक का नाम क्या है, मूलराज। मूलराज को ये हरा देता है। हारने के बाद, है ना, जीत की, है ना, उपलक्ष्य में, है ना, उसको हराने के बाद अपनी जीत के उपलक्ष्य में ये एक मंदिर बनाता है, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर। और कहां पर, भृगुकुच, भड़ौंच या भरूच, तीनों एक ही नाम है, एक याद कर लेना आप। और इस उपलक्ष्य में ये मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ये किसकी बात हुई, अपन विग्रहराज सेकंड की बात। ध्यान देना, आरंभिक चौहानों में ये शक्तिशाली था। आरंभिक चौहान शासकों में ये क्या था, शक्तिशाली। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, बनता भी है,
तो आरंभिक चौहानों में ये क्या था, सर्वाधिक शक्तिशाली था, चौहानों में शक्तिशाली। ध्यान देना, आरंभिक, अभी तक आरंभिक है, अब जो आने वाले हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हमने बात की है, अब अपन आगे भी चलते हैं, किसके ऊपर, एक और बेहतरीन शासक है उसकी चर्चा करते हैं। अभी तक साथियों, अभी तक अजमेर का नाम ही नहीं है यहाँ, और नाम कैसे होगा, अभी तक अजमेर की क्या नहीं हुई है, स्थापना भी नहीं हुई है, अजमेर की स्थापना करने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी अपन सारा काम करवाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो, अब अगले शासक की बात करेंगे और उस शासक का नाम है अजयराज। नाम क्या है, अजयराज। ध्यान देना भाई, अगला शासक है जिसका नाम क्या है, अजयराज। अब मैं यहाँ काल भी लिखूंगा अजयराज का। अगर अजयराज की काल की बात करें तो ये हो जाएगा 1105 से 1133 ईस्वी। 1105 से 1133 ईस्वी अजयराज चौहान है, ये इसका काल होगा। अब देखो, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो होने वाली है, और वह कौन सी है, अपन बात अजयराज की कर रहे हैं, और अजयराज सबसे पहले जो काम करता है उसी पर अपन बात करते हैं। 1113, ध्यान दे भाई, कितनी तारीख है, 1113 ईस्वी को अजमेर की स्थापना, 1113 ईस्वी को अजमेर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और वह स्थापना कब की गई, 1133 ईस्वी को, 1113 ईस्वी को क्या की गई है, अजमेर की स्थापना। और इसका जो काल क्या है, 1105 से लेकर के 1133 ईस्वी है। ठीक है, तो 1133 को अजमेर की इसके द्वारा क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब देखो, मैं आपको बात बताता हूँ महत्वपूर्ण। अभी तक तो यहाँ अजमेर की केवल क्या की गई है, स्थापना ही की गई है। तो सीधा सीधा प्रश्न याद रखना, 1113 1113। ठीक है, और ऐसा एक छंद भी है, जब अपन दोहा छंद की बात करते हैं हिंदी में तो उसकी भी 11-13 मात्रा होती है। पहले चरण में 11 और दूसरे में 13, और फिर तीसरे में 11 और चौथे में 13। ठीक है, तो ये तो उसकी बात है छंद की, लेकिन अपन इसकी बात कर रहे हैं अजयराज की। तो 1113 ईस्वी को अजमेर की क्या की जाती है, स्थापना। अब देखो आगे क्या बात होती है, आगे की चर्चा अपन करते हैं। एक यहाँ पर पहाड़ी है भाई, उस पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है, बीठली पहाड़ी। बीठली पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर क्या करवाया जाता है, अजयराज के द्वारा अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा, अजयराज के द्वारा अजयमेरु दुर्ग का निर्माण। साथियों, जब अजयमेरु दुर्ग का निर्माण होता है तो अब यहां से इस दुर्ग से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें पढ़ने को मिलती है और पढ़नी भी जरूरी है। बात कर रहे हैं बीठली पहाड़ी की, और बीठली पहाड़ी पर जो दुर्ग है उस दुर्ग का नाम क्या है, अजयमेरु दुर्ग। अब ध्यान दे, यह जो अजयमेरु दुर्ग है किस पहाड़ी पर है, बीठली पर, इसलिए इस दुर्ग का एक नाम मिलता है गढ़ बीठली। क्या मिलता है, गढ़ बीठली। अब आपसे पूछ ले कि गढ़ बीठली दुर्ग कौन सा है, तो वही अजमेर का दुर्ग है, अजयमेरु दुर्ग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे भी आगे की। ठीक है, एक नाम तो इसका हमने दे दिया, गढ़ बीठली दुर्ग। आपने सुना होगा इस अजयमेरु दुर्ग का एक और नाम है, और वो एक और नाम मिलता है, और वो नाम कौन सा है भाई, तारागढ़। कौन सा नाम मिलता है, तारागढ़। साथियों, तारागढ़ की बात आई है तो आपको कुछ बताना मुझे पड़ेगा। एक तारागढ़ अपने राजस्थान में और भी है, आपको याद होगा कहां पर है, तारागढ़ बूंदी वाला। ध्यान देना, तारागढ़ कहां का है, बूंदी में भी तारागढ़ है। और ये जो तारागढ़ है ये किसका नाम है, अजयमेरु दुर्ग का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तारागढ़ अजयमेरु तारागढ़ कैसे हो गया। अजयमेरु गढ़ बीठली हुआ, ये तो हो गया क्यों कि बीठली पहाड़ी पर था, तो ये बात तो हम कर सकते हैं। बीठली पहाड़ी पर क्या था, गढ़, तो गढ़ बीठली दुर्ग हो गया। ठीक है, लेकिन ये तारागढ़ कैसे हुआ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं मेवाड़ की, अब मेवाड़ पर चलना होगा मैं थोड़ी देर के लिए चौहानों को छोड़ करके। मेवाड़ के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम था कुंभा। क्या नाम था साथियों, कुंभा। और इस कुंभा के एक पुत्र था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था,
राइमल। ध्यान से सुन ले, अगर आप कहानी को सुनते जाओगे तो याद होती जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेवाड़ का शासक था कुंभा, सब जानते हो, स्थापत्य कला का जनक है ना। मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण ये अकेला करवा देता है ना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहता है। तो अब अपन बात करेंगे राइमल की। राइमल का एक पुत्र होता है, भी ध्यान देना, राइमल के पुत्र कई है, 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। तो अपन इसमें भी बात करेंगे कि वो कौन सी, कि राइमल का एक पुत्र है और वह पुत्र कौन सा है, ध्यान दे लेना, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज कौन है, सिसोदिया, ध्यान दे लेना, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया, क्योंकि मेवाड़ में चले गए, मेवाड़ में सिसोदिया या गोइल वंश है। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया एक बार क्या होते हैं, अपनी पत्नी सहित, पत्नी का नाम क्या है, तारा, पत्नी का नाम क्या है, तारा, इस तारा को लेकर के कहाँ आ जाते हैं, अजमेरू दुर्ग यानी अजमेर के भ्रमण में आ जाते हैं। तब उस समय मेवाड़ के ही लोगों का यहाँ क्या था, शासन था। तो अजमेरू दुर्ग के भ्रमण में आते हैं और यहाँ आकर के देखते हैं, ये तारा देखती है इस दुर्ग को और कहती हैं कि स्वामी है स्वामी, ये जो दुर्ग है वो तो फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आपको पता है आखिर है ना, पुरुष जो ठहरा, महिला की बात माननी पड़ेगी, शाम को रोटी भी बनवानी है, सारा काम करवाना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से, इस हट की वजह से ये अजमेरू दुर्ग का पृथ्वीराज चौहान द्वारा क्या करवा दिया जाता है, पुनः निर्माण या मरम्मत करवाई जाती है, मरम्मत कह सकते हैं। और ये मरम्मत की वजह से इस दुर्ग का नाम ये अपनी पत्नी के नाम पर, तारा के नाम पर क्या रख देता है, तारागढ़ रख देता है। क्या रख देता है, तारागढ़ रख देता है। साथियों अपन बात कर रहे थे तारागढ़ दुर्ग की, और ये अजमेर दुर्ग था जिसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, बताया। मेवाड़ का राजा कौन था, कुंभा, कुंभा का पुत्र राइमल, राइमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा। ये दोनों कहाँ आए, इधर अपने अजमेरू दुर्ग में आए। दुर्ग की स्थिति नाजुक थी, इसके कहने पर इसने क्या करवा दिया, दुर्ग की मरम्मत करवा दी, इसलिए ये क्या कहलाया, तारागढ़ कहलाया। याद हो गया होगा आप लोगों को ना। अब अपन इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं अजय राज की। एक और बात बता देता हूं, एक ध्यान दे लेना, सिक्कों की बात आती है ना। सिक्कों पर इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के। क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के। और चांदी के सिक्के की बात करें तो चांदी के सिक्के पर इन्होंने नाम लिखाया था अजय धर्मस, अजय धर्मस, ठीक है। चांदी के सिक्के पर नाम क्या लिखाया था, अजय धर्मस, और अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम भी इनके ऊपर लिखा था। आज की कक्षा को मैं यहीं पर संपन्न करता हूं। कुछ चीजें इसकी बची हुई एक दो बात वो अपन अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।